क्या कर रही हो माँ? कच्ची कैरी का अचार डाल रही हूँ। माँ कोई और अचार क्यों नहीं डालती आप? लो कैसी बात कर दी। तू बता कौन सा अचार डालूं? माँ एक बार मैंने एक ढाबे पर लहसुन का अचार खाया था, बड़ा बढ़िया लगा था। ठीक है, फिर इस बार लहसुन का अचार भी डाल दूंगी। और बता कुछ और भी रह गया हो तो? माँ हूं ना, इसीलिए तेरी हर बात मान लेती हूँ। जिस दिन बीवी आ जाएगी तब देखूंगी वो कितना अचार डालती है। उससे क्यों डलवाऊंगा अचार, जब आप इतना अच्छा अचार डालती हो? वो बेचारी धूप में काली हो जाएगी। रुक शैतान, अभी बताती हूँ तुझे। जो बीवी आई भी नहीं उसकी इतनी चिंता है तुझे, और माँ के सामने रोज नई फरमाइशें लेकर पहुंच जाता है। ठहर जा। इसी के साथ सुशील को मारने के लिए उसकी माँ रामबाई ने 2-3 कैरियां हाथ में उठा ली और सुशील उनसे बचने के लिए छत पर यहाँ वहां भागने लगा। चंदनपुर गांव में रहने वाली रामबाई के पति नहीं थे। पूरे गांव में हमेशा से रामबाई अपने अचार के लिए मशहूर थी। रामबाई अचार बनाती भी थी और बेचती भी थी। वहीं उनका इकलौता बेटा सुशील खेती का काम करता था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, लेकिन फिर एक दिन गांव में हाहाकार मच गया। माँ कहाँ हो आप? क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ वो सरपंच की बहू थी ना, लीला। हाँ, क्या हुआ उसे? माँ कुएं के पास उसकी लाश मिली है। पर कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ, कोई कह रहा है कि जंगली जानवर ने हमला किया है, तो कोई कह रहा है कि डाकुओं ने उसका यह हाल किया। अरे पर किसी ने तो देखा होगा ना? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं देखा। लाश को सबसे पहले पप्पू ने देखा था, जब वो सुबह अपने खेत की तरफ जा रहा था। मतलब कि रात में ही किसी ने उसे मार डाला। पर ये लीला इतनी रात को अकेले बाहर निकली ही क्यों? कुछ पता नहीं चल रहा माँ, पुलिस भी आ गई है। बेटा तू भी ना अंधेरा होने से पहले वापस आ जाया कर, अब देर मत किया कर। हाँ माँ, ठीक है माँ, मैं ख्याल रखूंगा। सरपंच की बहू की मौत के बाद से पूरा गांव सदमे में था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। एक हफ्ते के अंदर ही गांव में इसी तरह 2 और औरतों की लाश मिली और इसके बाद से पूरा गांव दहशत में आ गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी रामबाई ने गांव के मुखिया समेत कई लोगों को अपने घर बुलाया और फिर देखिए, एक हफ्ते के अंदर हमने 3 बहू बेटियों की लाश देख ली। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने धुनी बाबा को बुलवाया है। अब वही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। धुनी बाबा एक पहुंचे हुए तांत्रिक थे। रामबाई के कहने पर वो गांव आ गए और उन्होंने एक नारियल लेकर उस पर रक्षा सूत्र बांधा और फिर उस नारियल को लेकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो गांव के आखिरी छोर पर आ गए, जहां ठीक सामने घना जंगल था। और फिर शिव 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 शिव, ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ बाबा? एक खूंखार चुड़ैल का साया है इस गांव पर। वो इस वक्त इसी जंगल में है। लगता है कहीं से भगाई गई है और उसने तुम्हारे गांव में ही डेरा जमा लिया है। उसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए गांव में घुसकर 3 बेटियों को मार डाला। बाबा तो अब हम क्या करें? कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। बगल के गांव में एक कन्या है, स्वाति नाम है उसका। उस पर देवी माँ का आशीर्वाद है। अष्टमी के दिन पैदा हुई थी वो। अगर वो इस गांव में आकर रहने लगे तो वो चुड़ैल कभी इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। पर बाबा, वो लड़की अपना गांव छोड़कर हमारे साथ क्यों और कब तक रहेगी? हमेशा के लिए रहेगी, मेरी बहू बनकर। हाँ, मैं अपने बेटे सुशील की शादी कराऊंगी उससे। ना तो रामबाई ने एक बार सोचा और ना ही सुशील ने। और ठीक 2 दिनों के बाद पूरे गांव ने धूमधाम से सुशील और स्वाति की शादी करा दी। स्वाति बहुत सुंदर थी और इस तरह स्वाति के आने से सब खुश थे। और फिर हुआ भी वही जो धुनी वाले बाबा ने कहा था। स्वाति के गांव में आने के बाद गांव में हो रही मौतों का सिलसिला थम गया। फिर एक दिन घर की छत पर, माँ जी आप हटो ना, बहुत धूप है। अब लाइए मैं डाल देती हूँ अचार। तुम्हें अचार डालना आता है? हाँ, अम्मा ने सिखाया था। पहले कच्ची कैरी लो, फिर उसे मनचाहे आकार में काट लो। बड़ा या छोटा जैसा आपको अच्छा लगे, फिर उसे थोड़ा सुखा लो ताकि उसका सारा पानी मर जाए। और एक बार जब कैरी सूख जाए तो सूखे हाथों से उसमें अच्छे से मसाले और तेल मिलाकर साफ बरनी में भर लो। और फिर जब तक कैरी गल ना जाए बढ़िया से धूप दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें एकदम सही से सिखाया है। पर पहले कभी तुमने अचार डाला है? हाँ, एक बार डाला था, पर उतना अच्छा नहीं बना था तब। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी।
मेरे तरीके से कच्ची कैरी का अचार डालना। आओ इधर। रामबाई खुशी खुशी अपनी बहू स्वाति को कच्ची कैरी का अचार डालना सिखाने लगी। जैसे जैसे रामबाई कर रही थी वैसे वैसे स्वाति भी कर रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों ने अपनी अपनी बरनी भर ली। माँ जी, मेरी बरनी पर मेरा नाम लिख दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखना, मेरा अचार आपसे भी अच्छा बनेगा, कहीं फिर आप मेरे अचार को अपना मत बता देना। स्वाति की इस बात पर रामबाई खूब हंसी। रामबाई की खुशी दोहरी थी। एक तो उसे स्वाति जैसी प्यारी बहू मिल गई थी, और उसकी वजह से अब गांव पर चुड़ैल का साया भी नहीं था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला था। ठीक 3 दिनों के बाद अचानक स्वाति को होश आया तो उसने देखा कि वो एक खंबे से बंधी हुई थी, और उसके सामने धुनी बाबा बैठे यज्ञ कर रहे थे, और आसपास गांव वालों की भीड़ जमा थी। छोड़ दे अपना नाटक और बाहर आजा चुड़ैल, हम सब तुझे पहचान गए हैं। बहुत खूब तांत्रिक, लेकिन तुझे पता कैसे चला ये तो बता। स्वाति के सवाल का जवाब धुनी बाबा ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पास खड़ी रामबाई की तरफ देखा। इशारा समझते हुए रामबाई फौरन अपनी रसोई से एक बरनी ले आई, जिसके ऊपर स्वाति का नाम लिखा हुआ था। रामबाई ने एक चमचे से अंदर भरा अचार निकाला, जो एकदम काला हो चुका था। ऐसे पता लगा चुड़ैल, अब ये बता तू यहाँ आई कैसे, और स्वाति, उसके साथ क्या किया तूने? बेवकूफ बुढ़िया, मैं तो उसी दिन स्वाति के शरीर में घुस गई थी जब तुम लोग जंगल के पास आकर उसे यहाँ लाने की सोच रहे थे। इतना बढ़िया मौका मैं कैसे जाने देती। तुम लोगों के बीच रहकर अपनी भूख मिटाने का। लेकिन ये कच्ची कैरी के अचार ने सब बिगाड़ दिया। हाँ, और अब तू यहाँ और नहीं रह सकती। निकल जा स्वाति के शरीर से, वरना मैं तुझे अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहकर धुनी बाबा ने जैसे ही स्वाति के चेहरे पर गंगा जल छिड़का, तो उसके अंदर की चुड़ैल फौरन बाहर निकल आई और धुआं बनकर उड़ गई। अब आप लोग फिक्र मत करें, वो यहाँ कभी लौट कर नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने अपने मंत्रों से उसे बहुत कमजोर कर दिया है। वो अब किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। और अब जब स्वाति हमारे गांव में है, तो वो यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। धुनी बाबा की बात सुनकर पूरे गांव ने चैन की सांस ली, और फिर सही मायने में रामबाई ने अपनी नई बहू का और पूरे गांव ने अपनी तारनहार का स्वागत किया। संध्या की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। संध्या का पति दिनेश जिस गैराज में नौकरी करता था, उसके मालिक ने अचानक गैराज बेच दिया और दिनेश की नौकरी चली गई। पिछले 2 महीने से रोजाना दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाता हूं, पर सब जगह पहले से ही नौकर काम कर रहे हैं। अब एक गैराज में बात करके आया हूं, पर उसका मालिक सिर्फ 50 रुपए रोजाना के देने को बोल रहा है। क्या करूं? मजबूरी में अभी वही हां कह दिया है। रवि और तान्या की स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते छोटे हो गए हैं। कई बार इनकी टीचर फोन पर कह चुकी है। क्या करूं? 50 रुपए रोजाना मिलेंगे तो भी उससे घर का खर्चा चला लें या बच्चों को पढ़ा लें। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, खाना खा लो। लगता है मेरा फोन बज रहा है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बिटिया। और सुन, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। उनका हमारे सिवा और कौन है? तेरे नाना जी के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक दिन के लिए चलेगी मेरे साथ जयपुर नानी जी से मिलने? हाँ माँ, मन तो मेरा भी बहुत है नानी जी से मिलने का। बच्चे भी मिल लेंगे। नानी जी से मिले कई साल हो गए। रवि जब हुआ था तब उन्होंने आना था, पर किसी कारण वो आ नहीं पाई थी। माँ, मुझे याद है मेरा और भैया का तो सारा बचपन नानी जी के घर ही बीता था। आपको याद है माँ, जब एक बार मैं नानी जी के घर गई हुई थी? नानी, आप ये डंडे से क्या कर रहे हो? संध्या बिटिया, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ रही हूँ। फिर इन कच्चे आम से अचार, चटनी और शरबत बनाऊंगी। तो ये बात है, रुको, मैं अभी झट से पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ देती हूँ। अरे वाह संध्या बेटी, तूने तो ढेर सारे कच्चे आम तोड़ दिए। चल, अब तुझे उपहार में कच्चा आम काट कर नमक लगा कर देती हूँ, है ना स्वादिष्ट? माँ, आज भी उन कच्चे आम का स्वाद मैं भूल नहीं पाई हूँ।
नानी के बाग के कच्चे आम आज भी बहुत याद आते हैं। ठीक है, फिर हम कल ही चलते हैं। अगले दिन संध्या अपनी माँ और बच्चों के साथ अपनी नानी के घर जाती है। संध्या, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या रखा है। कच्चे आम की चटनी, और ये तो नमक लगे कच्चे आम। अरे वाह नानी। बच्चों, ये देखो, मैं ये बचपन में खूब खाती थी। रवि और तान्या को भी कच्चा आम बहुत पसंद आता है। नानी जी, क्या ये कच्चे आम हम अपने घर ले जाएं? हाँ बच्चों, जरूर। माँ, ऐसा कच्चा आम हमने पहले कभी नहीं खाया। नानी, आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है। अरे संध्या बिटिया, तू रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? दामाद जी की नौकरी कैसी चल रही है? संध्या रोते हुए अपनी परेशानी अपनी नानी को बताती है। संध्या, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तू अपना खुद का व्यापार कर सकती है और अच्छे पैसे कमा सकती है। ये ले, ये मेरे पास कच्चे आम के पेड़ के कुछ बीज हैं। इन्हें तू अपने घर के आंगन में बो देना। फिर कुछ ही दिनों में इन बीजों से कच्चे आम के बड़े बड़े पेड़ उगाएंगे। फिर तू उन कच्चे आमों को बेचकर आराम से पैसे कमा सकती है। सच नानी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी नानी। संध्या बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये बीज आज से कई वर्ष पहले मुझे एक साधु बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, और इन्हीं बीजों के चमत्कार से मेरे बाग में कच्चे आम के पेड़ फल फूल रहे हैं। आज तुम्हें इन बीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये अद्भुत चमत्कारी बीज तुम्हें दे रही हूँ। अपनी नानी से कच्चे आम के पेड़ के बीज लेकर संध्या घर लौट आती है और वो उन बीजों को अपने घर के आंगन में बो देती है। कुछ समय बाद उन चमत्कारी बीजों में से आम के बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और पेड़ कच्चे आम के फल से भर जाते हैं। माँ, हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम उगाए हैं। माँ, आप भी हमारे लिए नानी की तरह कच्चे आम को नमक लगाकर खिलाओ ना, और आप इनका अचार, मुरब्बा, शरबत सब बनाना। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले ये आम तोड़कर इस पेटी में भरने हैं। अब मुझे सबसे पहले एक ठेला किराए पर लेना होगा ताकि मैं रोजाना कच्चे आम बेच सकूं। संध्या कच्चे आम का ठेला लगाने लगी। लोगों को संध्या के ठेले के कच्चे आम बहुत पसंद आ रहे थे। संध्या, तुम्हारे कच्चे आम का मैंने अचार डाला और 1 हफ्ते में ही निपट गया। बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम है। सही कह रही हो बहन जी, मैं भी कच्चे आम ही खरीदने आई हूँ। मैंने भी संध्या से खरीदे कच्चे आम की चटनी और मुरब्बा बनाया तो 2 दिन में ही बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। संध्या, मुझे 2 किलो कच्चे आम और दे देना। जी मैं अभी तोल देती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम ये काम करके मैं दिनेश की सहायता तो कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो नानी जी को है, जिन्होंने मेरी परेशानी को हल कर दिया। अब सबसे पहले इन पैसों से नानी जी और माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद कर ले जाऊंगी। नानी जी और माँ खुश हो जाएंगी। संध्या की नानी जी के दिए कच्चे आम के बीजों से उगे पेड़ हमेशा फल देने वाले थे। उन पर हमेशा कच्चे आम उगते रहते थे। धीरे धीरे संध्या का कच्चे आम का व्यापार बहुत बढ़ गया। संध्या ने कच्चे आमों से बना अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने का कारखाना खोल लिया, जहां पर उसने जरूरतमंद गरीबों को काम दिया। अपनी मेहनत से संध्या ने सफलता हासिल की और अपने पति और बच्चों के सपनों को पूरा किया।